तो हेलो 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 गाइस, क्या आप सभी के आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सर, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर? आज की वीडियो का एजेंडा है चैप्टर नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। एंड यहां पर हम इस वीडियो के अंदर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, उस प्रैक्टिकल पोर्शन को हम प्योर लॉजिक्स के साथ और हर क्वेश्चन के ट्रिकी पॉइंट के साथ और कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चंस भी करेंगे और ये डिटेल में कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। सर, हमें बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो स्टैटिस्टिकल चैप्टर है, हम प्योर कॉन्सेप्ट की मदद से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं। और एक बार आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली, मेरी गारंटी है इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी आपकी मिस्टेक नहीं होने वाली प्रैक्टिकल पोर्शन में। सर, थ्योरी पोर्शन का क्या करें सर? आप प्रैक्टिकल पोर्शन करवाओगे? तो मेरे दोस्त, थ्योरी पोर्शन के लिए हमने 3-3.5 घंटे की 3 to 3.5 आवर्स की कुछ वीडियो है, एक हमने थियरी मैराथन डाली हुई है। सर, आपने 3.5 आवर्स लगा दिए रिस्क मैनेजमेंट में, थियरी में? नहीं 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 बाबा, नहीं। वो थियरी मैराथन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी कवर्ड है। समझ लो, जितने भी थियरी चैप्टर्स हैं आपके, हमने 3 to 3.5 आवर्स के अंदर सारे के सारे थियरी चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं उस वीडियो के अंदर। आप लगे हाथ दूसरे चैप्टर्स की भी थियरी खत्म करिए, रिस्क मैनेजमेंट की थियरी भी खत्म करिए, ठीक है? और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा फीडबैक है बच्चों का उस पर। बच्चों के ऐसे ऐसे फीडबैक की सर हमें तो याद ही हो गई थियरी। वो थियरी मैराथन देखने के बाद बच्चों को थियरी याद ही हो गई, क्योंकि हमने फन, मेमोरी टेक्निक्स, निमोनिक्स का भी यूज करा है वहां पर, ठीक है? सो अब सर, इसके अलावा जो प्यारे प्यारे नोट्स हमने स्क्रीन पे आपके लगाए हुए हैं, बहुत प्यार से बनाए, बहुत अच्छे से बनाए, बहुत मेहनत से बनाए हैं। इसके अंदर हमने ऐसे ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स डाले हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, ठीक है? एंड दीज नोट्स आर गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। एंड मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्या गारंटी से बोल रहा हूं, कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट नोट्स को पढ़ने के बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, और एक भी क्वेश्चन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसपे आपको डाउट आ जाए। सब पॉइंट आपके क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको एक बार ग्लिम्स दे देता हूं इन नोट्स का, कि अगर आप देखो, यहां पर हमने सबसे पहले फॉर्मूला दिया वार का। वीडियो में ये फॉर्मूला नहीं है थे, इसका फॉर्मूले का मीनिंग समझेंगे, लॉजिक समझेंगे। फिर उस फॉर्मूले को आईसीआई कैसे यूज करता है एग्जाम में, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हमने सर वो भी लिख कर दिया आपको कि हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम्स। इसके अलावा फिर हमने ट्रिकी पॉइंट्स दिए कि भैया ट्रिकी पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है इनके, वो भी हमने देखे, मतलब देखेंगे, ठीक है? अब इसके अलावा यहां पर ये देखो एग्जाम्पल, जहां जहां पर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है हमने एग्जाम्पल भी रखे हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट दे रखा है फिर से, आईसीआई की प्रेजेंटेशन प्रॉपरली, रिवर्स कैलकुलेशन वाले केस में आपको प्रॉपर आईसीआई की प्रेजेंटेशन भी दे रखी है। इसके अलावा यहां पर फिर से एक ट्रिकी पॉइंट पे कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने डाल रखा है। आईसीआई ने कुछ मिस्टेक कर रखी है, देखो यहां पर अगर आप देखो, करेक्ट ट्रीटमेंट भी बता रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में फॉलो क्या करना है वो भी बता रखा है, ठीक है? और आपको बेल कर्व की मदद से इस एग्जाम्पल को, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है यहां पर, इस एग्जाम्पल को हमने बेल कर्व की मदद से भी समझा है। और ये क्वेश्चन जो है, ये आपके आईसीआई का ही एग्जाम्पल है, ये हमने नहीं बनाया, ये आईसीआई का ही है, हमने सीधा कॉन्सेप्ट नोट्स में डाल दिया। बात समझ में आ रही है? सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। दीज नोट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। सर, ये नोट्स हमें कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएंगे। सर, ये वैल्यू एड्रेस का होता क्या है, आपको बस यही समझना है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को आपने मेरे साथ समझना है। एंड ये जैसे ही आपने समझ लिया, ये चैप्टर आपका टिप्स पे हो जाएगा। सर, वैल्यू एड्रेस का होता क्या है? लेट्स से मेरे दोस्त, आपने किसी कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। आपने कितनी की इन्वेस्टमेंट करी? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी या फिर एक्सपोजर लिया, ठीक है? अब भैया, जब आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी किसी कंपनी के शेयर के अंदर, तो आपको किस चीज का डर सताएगा? आपको इस चीज का डर सताएगा कि सर मेरे को नुकसान कितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, सिक्योरिटी मार्केट्स जो होती हैं, शेयर मार्केट जो होती हैं, ये रिस्क से भरपूर होती हैं, ये रिस्क से भरी होती हैं, तभी तो रिटर्न बेटर देती हैं। अदरवाइज तो भैया, अगर एफडी से भी आपको सिक्योरिटी मार्केट जितना रिटर्न मिल रहा होता, तो सिक्योरिटी मार्केट में पैसा कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, इसीलिए सिक्योरिटी मार्केट में पैसा भी लगाया जाता है। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब आपको डर सता रहा है कि सर हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो वैल्यू एट रिस्क आपके इसी क्वेश्चन को आंसर करता है कि भैया व्हाट विल बी योर मैक्सिमम लॉस, कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, एंड व्हाट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा। अब सर, आप बोलोगे सर हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो सर 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान कैसे होगा? जितना पैसा लगाया सर, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा कि सर जितना आपने पैसा लगाया वो जीरो हो जाए, सर जितना आपने इन्वेस्टमेंट करी वो जीरो पे आ जाए। इससे बुरा क्या ही हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, कुछ हद तक आप ठीक हो, पार्शली आई विल से दैट यू आर राइट, बट आप 100% सही नहीं हो यहां पर। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में आप उल्टी पोजीशन भी तो ले सकते हो सर, रिवर्स पोजीशन लेना, यानी कि शेयर खरीदने की जगह पे आप शॉर्ट सेल भी तो कर सकते हो। आपने रिलायंस के शेयर्स को शॉर्ट सेल कर दिया,
अब भैया शॉर्ट सेल के अंदर अनलिमिटेड लॉसेस होने के चांसेस हो जाते हैं, अनलिमिटेड लॉसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। सोचो आपने सेल कर दिया जब रिलायंस का शेयर का प्राइस चल रहा था 500 रुपए, अब आपको जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तब आप खरीदोगे शेयर को, स्क्वायर ऑफ यानी कि जब पोजीशन आप बंद करोगे, कि आज आपने बेच दिया कल को जाकर आपको खरीदना भी तो पड़ेगा शेयर को। अगर आपने आज बेच दिया तो पोजीशन बंद करने का मतलब ये है कि आज बेचा है तो आगे जाके खरीदना पड़ेगा। अब लेट्स से आपने 500 के रेट पर आज आपने बेच दिया, कल या परसों, वैसे इंडिया में तो इंट्राडे होता है, सेम डे पे पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है, बट मैं जनरल सेंस में बोल रहा हूं, अगर आगे जाकर आप जब पोजीशन को क्लोज करते हो यानी कि शेयर को खरीदते हो, अगर शेयर का प्राइस 500 की जगह पे 1500 रुपए पहुंच गया, दैट मींस 1000 रुपए का नुकसान, 2000 पहुंच गया तो और ज्यादा नुकसान, 2500 हो गया तो और ज्यादा नुकसान, लेट्स 10,000 रुपए पहुंच गया शेयर का प्राइस तो कितना 9500 रुपीज पर शेयर का नुकसान हो जाएगा। सो भैया शॉर्ट सेल के केस के अंदर आपका अनलिमिटेड लॉस के चांसेस है, राइट। सो इसीलिए ना ये जो आप बोल रहे थे कि सर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मैक्सिमम सर 1 लाख रुपए का ही नुकसान होगा, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट। लेकिन अगर मैं शॉर्ट सेल की बात करता हूं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसीलिए भैया वैल्यू एट रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल जब आप सीए बन जाओगे, आप अपनी एक एडवाइजरी फॉर्म खोल के बैठ गए मान लो, ठीक है, लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो, आपका क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर मैंने इस जगह पे इतने इतने पैसे लगाने, मेरे को कितना नुकसान हो सकता है मैक्सिमम। आप बोलोगे यार ये तो मेरे को नहीं निकालना आता, तो क्या वो क्लाइंट फिर आप मतलब काम कैसे कर पाओगे, बेसिकली क्लाइंट से मनी कैसे कलेक्ट कर पाओगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, वैल्यू एट रिस्क का समझ में आना बहुत जरूरी है। अब मेरे दोस्त वैल्यू एट रिस्क के अंदर ना एक फॉर्मूला है, मैं पहले वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं, हम फॉर्मूले को समझेंगे। कोई भी चीज फॉर्मूला नहीं होती है, इस फॉर्मूले को हमें समझना है, फिर फॉर्मूले को समझेंगे तो इसके बेसिस पे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से हो पाएंगे। सबसे पहले ये एग्जांपल पढ़ो आप, सबसे पहले इस एग्जांपल को पढ़ते हैं कि भैया इफ अ पोर्टफोलियो हैज 1 डे वैल्यू एट रिस्क, अगर आपका पोर्टफोलियो में एक दिन का वैल्यू एट रिस्क आप देख रहे हो क्योंकि आपने एक दिन के लिए एक्सपोजर लिया है लेट्स से, तो 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। सर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वही समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इट मींस दैट देयर इज अ 99% चांस, 99% चांस दैट पोर्टफोलियो वोंट लूज मोर देन 1 लाख। यानी कि आप यहां पर 99% कॉन्फिडेंस लेवल से, यानी कि आप 99% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि सर आपके शेयर की वैल्यू जो है 1 डे के अंदर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं गिरेगी। दैट मींस देयर इज 1% चांस, 1% रिस्क है अभी भी, 1% का रिस्क अभी भी है कि भैया 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। हम 99% कॉन्फिडेंस से तो बोल रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहां पर 1% का चांस आ जाता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। सर हमें ये बात इतनी ज्यादा समझ में नहीं आई मेरे दोस्त, जब हम आगे जाकर इसको डिटेल में समझेंगे ना ये फॉर्मूला क्या है तब आप समझ जाओगे। थोड़ा धैर्य रखो, मेरे साथ बने रहो, बहुत अच्छे से समझोगे। सर सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट वार हम ये देख लेते हैं। सर वार को कंप्यूट कैसे करना है। सर देखो सबसे पहले हमने लिखा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को सर हमने मल्टीप्लाई करा डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो के साथ, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करा जेड स्कोर के साथ, और इसको हमने अंडर रूट ऑफ टाइम होराइजन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सर पहले हमें ये बताओ इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या चीज है, जितने का आप एक्सपोजर ले रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया। अब डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो यानी कि जहां जहां पे आपने पैसा लगाया उसका आपका डेली का स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है, याद रखना डेली का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है सर। सर ये जेड स्कोर क्या है। सर पहली चीज हमें ये तो समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमने कितने का एक्सपोजर लिया, कितने की इन्वेस्टमेंट करी। सर स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें पता है कुछ हद तक कि भैया रिस्क होता है कि मीन फ्रॉम, मतलब हम कितना डिविएट कर सकते हैं मीन रिटर्न से, यानी कि हमारा रिटर्न मीन रिटर्न से कितना डिविएट कर सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है सर, हमने पोर्टफोलियो के अंदर इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, इवन एडवांस कैपिटल बजटिंग के रिवीजन के अंदर भी मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का मीनिंग बताया हुआ है। सर ये जेड स्कोर क्या है हमें ये बता दो। तो मेरे दोस्त जेड स्कोर कुछ नहीं होता, जेड स्कोर इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सर अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर पहली चीज मैंने आपको जैसे लिखकर दे रखी है, जेड स्कोर क्या है, इट इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन इज अवे फ्रॉम मीन फॉर द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन। अब सर ये तो थोड़ा ऐसे लिख दिया कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं जेड स्कोर क्या है, जेड स्कोर इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। कि भैया लेट्स से आपका एक जिस सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इन रुपीज, अगर मैं रुपीज की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन इन रुपीज आपका निकल के आता है लेट्स से 1 लाख रुपीज। कि भैया 1 लाख रुपए से या तो शेयर की, या तो 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जा सकती है या 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी जा सकती है माइनस भी जा सकती है। अब भैया आपने इन्वेस्टमेंट करी है 4 लाख रुपए की, आपने इन्वेस्टमेंट करी है 4 लाख रुपए की। अब जेड स्कोर क्या है, जब आप ना जेड, आप लेट्स से आपका क्लाइंट आपसे 99% कॉन्फिडेंस लेवल मांग रहा है कि हमें 99% कॉन्फिडेंस से बता दो कि मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है।
सर उसने तो हमसे 100% पूछ लिया। फिर तो मेरे दोस्त आप 100% कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन होती है, तो कुछ लेवल का रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। तो जब आपसे क्लाइंट 100% पूछेगा तो आप बोलोगे कि नहीं यार मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन 99% कॉन्फिडेंस लेवल से आपको जरूर बता सकता हूं कि कितना आपको मैक्सिमम, कितना आपको नुकसान हो सकता है मैक्सिमम, और कितने, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान होने के फिर भी चांसेस है 1%। कि मैं 99% कॉन्फिडेंस से तो बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन 1% चांस अभी भी है कि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो भैया लेट्स से आपके क्लाइंट ने आपसे पूछा कि यार मैंने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्लाइंट ने क्या बोला कि सर मैंने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब आप मेरे को 99% कॉन्फिडेंस से बता दो कि मेरा नुकसान ज्यादा से ज्यादा कितना होगा। आपने कैलकुलेट करा स्टैंडर्ड डिविएशन उसके पोर्टफोलियो का, कि आपके पोर्टफोलियो का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन आता है 1 लाख रुपए, यानी कि एक दिन में आप 1 लाख रुपए का नुकसान भी कमा सकते हो, 1 लाख रुपए का फायदा भी कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस में भी जा सकता है। रिस्क दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव रिस्क, नेगेटिव रिस्क। तो भैया अब आपका एक दिन का मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिविएशन 1 लाख रुपीज है, लेकिन इससे आपका डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल नहीं अचीव होगा, क्योंकि ये तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अगर इससे ज्यादा चला गया एक दिन में, फिर सर 1 लाख रुपए से नुकसान ज्यादा चला गया, फिर जा सकता है। तो हम कॉन्फिडेंस से अभी नहीं बोल पा रहे, तो इसको 99% का कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करने के लिए हम जेड स्कोर लेते हैं कि भैया जेड स्कोर एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 2.33। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। ये जेड स्कोर एट 99% लेवल होता है 2.33। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताता है, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है जो आपको बताता है कि भैया जेड स्कोर का वैल्यू, जेड स्कोर की वैल्यू एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल होता है 2.33। दैट मींस कि आपको ना 2.33 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीएशन का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा अगर आप 99% कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव करना चाहते हो। अभी आप यहां पर 1 लाख रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये आपका डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब सॉरी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 लाख रुपए का जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है कि 1 लाख रुपए से शेयर का प्राइस नीचे जा, आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस नीचे जा सकता है, 1 लाख रुपए से नीचे जा सकता है। ये 99% डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करके नहीं देगा, लेकिन अब आपको डिजायर्ड कॉन्फिडेंस यानी कि 99% कॉन्फिडेंस चाहिए। दैट मींस आपको ज्यादा रिस्क कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो कितने रिस्क, कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस आपको कंसिडरेशन में लेने हैं? आपको 2.33 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिडरेशन में लेने हैं कि भैया 1 लाख रुपए एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आप 2.33 टाइम्स ले लो। सो दैट मींस 1 लाख इंटू 2.33, दैट मींस 2,33,000। अब ये बोलेगा क्लाइंट, हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सो 99% कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2,33,000 रुपए तक, मतलब 2,33,000 रुपए से गिरेगी। कितना? 4 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए से 2,33,000 रुपए गिर जाएगी। दैट मींस 4 लाख माइनस 2,33,000 कितना आता है? ये आता है 1,67,000। दैट मींस इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 1,67,000 आएगा। दैट मींस मैं 99% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 1,67,000 से नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं 99% कॉन्फिडेंस लेवल। सो बेसिकली जेड स्कोर क्या करता है? जेड स्कोर, अब तो इसको जी स्कोर बोला जाता है, ठीक है। अब लेकिन ये जेड स्कोर है क्या? सर जेड स्कोर का मतलब ये है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस टू अचीव द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। ये बात समझ में आती है? सर ये जेड स्कोर निकलता कैसे है, आगे समझेंगे इसको, अभी धैर्य रखो। अभी बस आपको इतना समझना है कि आपको बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन को एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई मतलब आपको डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेने के लिए आप प्रूडेंट हो जाते हो। प्रूडेंट हो जाते हो दैट मींस आपको ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशंस कंसीडरेशन में लेने पड़ेंगे, तब ही आप 99% कॉन्फिडेंट हो सकोगे। जैसे 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2.33 जेड स्कोर आता है, वैसे ही 95% पे लगाता है, 90% पे लगाता है। तो क्वेश्चन ने जो भी पूछा होगा उसके बेसिस पे हम डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, उसके बेसिस पे हम जेड स्कोर निकालेंगे। और जेड स्कोर जो है वो हमें क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है कि 99% पे इतना आएगा, 90% पे इतना आएगा, 95% पे इतना आएगा, और 99% का आपको याद रखना है कि 2.33 होता है। सर ये जेड स्कोर है, हमें समझ में आ गया। अब वापस वैल्यू एट रिस्क के फॉर्मूले पे हम आते हैं। सर वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला अब हमें समझाओ दोबारा से कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में कितने का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा वो निकल के आ जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। जो मैंने ऊपर 1 लाख रुपए अज्यूम करके चला था, मैं ऊपर 1 लाख रुपए अज्यूम करा था। अब भैया इसको हमने जब जेड स्कोर से मल्टीप्लाई करा तो जेड स्कोर क्या कर रहा है? सर
हमें डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करने में हेल्प कर रहा है, हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। एंड इनटू टाइम होराइजन भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन हम डेली ले रहे हैं, लेकिन एक्सपोजर हो सकता है आपने 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 5 दिन का लिया हो, तो आपको 5 डेज का अंडर रूट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हो सकता है एक्सपोजर आपने 10 दिन का लिया हो, तो आपको 10 दिन का टाइम होराइजन लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका दिन हो जाते हैं, जितने ज्यादा दिन होते हैं, उतना ज्यादा आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। सही बात है ना? तो आपको टाइम होराइजन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर आप हमें ये बताओ, टाइम होराइजन को अंडर रूट क्यों किया गया है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम होराइजन को अंडर रूट क्यों कर रहे हैं? हम अंडर रूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला ना, स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी अपने आप में नहीं निकलता, ये चीज आपको पता होगी। पहले हमें वेरियांस निकालना पड़ता है, वेरियांस के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। तो जब हमें वेरियांस को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को नहीं, वेरियांस को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब आप वेरियांस को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन ये फॉर्मूला हमें स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करने के लिए बोलता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम वेरियांस का अंडर रूट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त टाइम का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। दैट इज द लॉजिक कि हम क्यों अंडर रूट करते हैं। ये बात समझ में आती है? अब सर हमें वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि भैया इन्वेस्टमेंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं डेली स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो सर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकल जाता है। फिर हम जेड स्कोर से करते हैं, तो जेड स्कोर हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन को एम्पलीफाई कर देता है, हमारे रिस्क को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे हम डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल अचीव कर पाते हैं। एंड टाइम होराइजन हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज ज्यादा टाइम दैट मीन ज्यादा रिस्क। तो हमें वेरियांस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है टाइम से, और वेरियांस को अंडर रूट करते तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। इसी तरीके से टाइम को भी अंडर रूट करना पड़ेगा। अब भैया ये फॉर्मूला जो है ना, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। अब याद रखना एग्जाम्स में ना, ये फॉर्मूला एज इट इज लगाकर मत आना। मतलब फॉर्मूला सेम है, आपके दिमाग में यही रहना चाहिए, लेकिन इसको ना स्टेप्स के अंदर दिखाना पड़ेगा एग्जाम्स में, क्योंकि आईसीए जब आपसे क्वेश्चंस पूछता है ना, तो वो स्टेप्स में दिखाता है। तो सर हमें प्रेजेंटेशन आईसीए से मैच करनी है, हमें पूरे नंबर चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में डॉलर्स दिए तो डॉलर्स यूज करोगे, अगर क्वेश्चन में रुपीज दिए तो रुपीज यूज करोगे। इसीलिए करेंसी मैंने लिख दिया कि भैया वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जैसे मैंने ऊपर 1 लाख रुपए आपको निकाल के बताया था ना, अज्यूम किया था, निकाला नहीं था, 1 लाख रुपए अज्यूम किया था ना। अब ये निकलता कैसे है कि भैया मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहां पर हमने इन दोनों को लिख दिया ऐसे सेपरेटली। देखो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, इससे आपका स्टेप 1 वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी निकल के आ जाएगा। अब स्टेप 2 द मैक्सिमम लॉस फॉर वन ट्रेडिंग डे एट डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। आपका डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल 99%, 90%, 95% जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हमने एक बार XX% लिखकर दे दिया। अब भैया ये आपको निकालने के लिए, मैंने आपको बताया डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करने के लिए आपको हेल्प क्या करता है, जेड स्कोर हेल्प करता है। तो भैया जो आपने ऊपर वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाली थी, वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी निकाली थी स्टेप 1 में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जेड स्कोर से। बात समझ में आती है? अब भैया सर ये वन ट्रेडिंग डे का कैसे हुआ? सर ये वन ट्रेडिंग डे का कैसे हुआ? हमने टाइम फैक्टर से तो मल्टीप्लाई किया नहीं। तो मेरे दोस्त टाइम होराइजन को आप यहाँ पर अज्यूम कर लो, अगर यहाँ पर अज्यूम कर लो कि टाइम होराइजन यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर वन ट्रेडिंग डे है, तो वन ट्रेडिंग डे यानी कि 1 का रूट कितना होता है, 1 ही तो आता है। तो यहाँ पर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली इतना जब आपका निकलता है ना, जेड स्कोर से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वन ट्रेडिंग डे का निकल के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो यूज हो रहा है, दैट मींस डेली स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर रहे हैं, तो ये आपका वन ट्रेडिंग डे का है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर वॉलेटिलिटी इन टर्म ये मैक्सिमम लॉस फॉर वन ट्रेडिंग डे निकाल लिया। कैसे निकाला? वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी मल्टीप्लाई बाय जेड स्कोर। अब भैया स्टेप 3 एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस फॉर XX ट्रेडिंग डेज, जितने भी ट्रेडिंग डेज क्वेश्चन में पूछे हैं, 5 दिन 10 दिन। अब आपको क्या करना है, जो स्टेप 2 में जो आपने वैल्यू निकाली, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम होराइजन के अंडर रूट के साथ। सर कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले को हमने तोड़ा है। पहले इन दोनों को यहां पर लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों को हमने यहां पर लिख दिया। सर ये तीनों कैसे हुए? देखो यार, ये वाली वैल्यू को उठाकर हमने यहां पर लिख दिया ना स्टेप 1। तो बेसिकली अगर आप आंसर इससे निकालो तो भी लास्ट में सेम आएगा, आंसर ये 3 स्टेप में निकालो तो भी लास्ट में सेम आएगा, लेकिन हमें पूरे मार्क्स चाहिए एग्जाम में। क्या? हमें पूरे मार्क्स चाहिए। ऐसे करके आओगे तो भैया आईसीए स्टेप मार्किंग करता है, एग्जामिनर को दिखेगा अगर इसने एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया, चलो ठीक है 6 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे देते हैं, वो ऐसे करके आप आंसर नहीं निकाल के आओगे 2 नंबर देगा। लेकिन यहां पर देखेगा अच्छा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 स्टेप हमें आंसर की में दिए हुए हैं, बच्चे ने तीनों स्टेप लगाए हैं, 6 के 6 नंबर दे दो। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तीनों स्टेप फॉलो करके आ जाना। अब भैया आपको ट्रिकी पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स बता देता हूं कि भैया अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हेन क्वेश्चन आस्क, क्या पूछता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ XX ट्रेडिंग डेज, यानी कि डिजायर्ड ट्रेडिंग, जितने भी ट्रेडिंग डेज क्वेश्चन में दिए होंगे, अगर वो आपको ये बोलता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ओवर पीरियड ऑफ XX ट्रेडिंग डेज, तो आपको क्या करके आना है? तो मेरे दोस्त हमने ये जो फॉर्मूले से भी सीखा ना, वैल्यू एट रिस्क, ये वैल्यू एट रिस्क निकालना,
ये आपको वैल्यू एट रिस्क निकालने के लिए बोल रहा है, इतनी बात समझ जाना। तो उस केस में मींस वी हैव टू कंप्यूट वार एज पर दी अबव फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं हमारे क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहां पर वो क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो उसने यहां पर वही करा कि भैया वॉलिटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाली सबसे पहले, फिर मैक्सिमम लॉस फॉर 1 ट्रेडिंग डे एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल निकाला, फिर उसके बाद एंड एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस फॉर 10 ट्रेडिंग डेज शैल बी दिस। तो उसने 10 ट्रेडिंग डेज का निकाल दिया। बात समझ में आती है। एंड यहां पर क्वेश्चन में देखो 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज दोनों पूछे हैं। तो भैया आपका जो 1 ट्रेडिंग डे है वो तो स्टेप 2 में निकल जाता है विदाउट मल्टीप्लाइंग विद द टाइम, विदाउट मल्टीप्लाइंग विद द टाइम होराइजन। यहां पर अगर आपको ध्यान हो, आपका जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपका 1 ट्रेडिंग डे का निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आईसी ने देखो यही करा, सबसे पहले स्टेप 2 के अंदर इसने 1 ट्रेडिंग डे का निकाल दिया, फिर स्टेप 3 के अंदर उसने 10 ट्रेडिंग डेज का निकाल के आ गए। अब आपको समझ में आ रहा है, अगर वो 3 स्टेप आप फॉलो करते हो तो एज इट इज आईसीआईसी आपका एक एक स्टेप मैच करेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट में दे रखा है व्हेन क्वेश्चन आस्क, जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिटरमाइन द एक्स डे वाई परसेंट वैल्यू एट रिस्क। सर हमें समझ नहीं आया। जब क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर जब वैल्यूज पुट इन कर देता हूं तो पढ़ने में मजा आता है, तो पढ़ के समझ में आता है कि डिटरमाइन द 10 डे 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द 10 डे 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो। इस केस में भी क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूले के बेसिस पे वैल्यू एट रिस्क निकालने के लिए ही पूछ रहा है। देखो मींस वी हैव टू कंप्यूट वार एज पर द अबव फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर देखो, ये देखो इधर है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द 10 डे 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो। अब इसके अंदर यहां पर भी आईसीआई ने यही कर रखा है। देखो अगर आप देखो कि यहां पर आपका इसने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के बाद अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर 10 डेज चेंजेस दिस एंड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर उसने यहां पर आपका वो निकाल दिया 99% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर क्या वैल्यू एट रिस्क आएगा। 3 स्टेप फॉलो करोगे, आपका आंसर सेम यही निकल के आएगा और आईसीआई से मैच करेगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब भैया नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट क्या बोलता है, सर देखो अगर क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल के देता, फिर सर स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमें चाहिए वैल्यू एट रिस्क निकालने के लिए, तो भैया आपको ना उस केस में खुद से निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। और खुद से कैसे निकालते हो कि भैया सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी के साथ उसका सबमिशन कर दोगे। जो आपको इंडिविजुअल रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटी दे रखी हैं उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सबमिशन कर दोगे। फिर उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालते हो, सर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, यही करते हो। x माइनस यानी कि रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी आपका x हो गया, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो यानी कि मीन रिटर्न जो आपने निकाला वो आपका x बार हो गया, ऊपर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है अभी, इसका फिर आप होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका सबमिशन करना है। अब सर आप एक बात बताओ, सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेटा आप यूज कर रहे हो यानी कि एक्सपेक्टेड डेटा की बात कर रहे हो, सर हम हिस्टोरिकल डेटा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में, सर हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाला डेटा ना हो। सर हमने पोर्टफोलियो में समझा है कि सर 2 तरीके से निकलता है वेरिएंस। तो मेरे दोस्त आप एक बात समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे हैं यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क कितना हो सकता है। हम आगे की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर एंटिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, क्या हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात कर रहे होते तो हम भैया क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते कि भैया वैल्यू एट रिस्क कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान होगा। जब डेटा पास्ट का है हमारे पास, जब हमें पता ही है कि नुकसान कितना हो गया, तो भैया उस केस में आप वैल्यू एट रिस्क निकाल के करोगे क्या। तो दैट मींस कि भैया वैल्यू एट रिस्क के अंदर आपका एक्सपेक्टेड डेटा फ्यूचरिस्टिक डेटा ही होगा। सो इसीलिए आपको प्रोबेबिलिटी वाला डेटा ही मिलेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा, वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे। अब भैया इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस तरीके से डेटा दिया हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे, चेक करोगे हमारे क्वेश्चन बैंक का, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये मिस्टर बुल वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया है, देखो यार आपको डेटा दे रखा है रिटर्न सिक्योरिटी एक्स का और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड सिंगल स्टॉक वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड, इस पे भी अभी बात करते हैं। तो लेकिन अभी जो मेन ट्रिकी पॉइंट हम अभी पढ़ के आए हैं वो देखो, आपने यहाँ पर खुद से डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस निकाला, फिर यहाँ पर भी आपने देखो खुद से एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, उसके बाद आप इसका यूज कर रहे हो। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको खुद से भी निकालना पड़ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब भैया इसके अलावा आपको ना यहाँ पर एक चीज को समझना कि आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है। ऊपर जो हमने वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, पहली चीज मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है। यहां पर डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो यूज करना है, सिंगल सिक्योरिटी का नहीं। बात समझ में आती है। सर दोबारा बताओ, यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो ऊपर हमने पढ़ा ना अभी, ये आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखना है, नोट ऑफ सिंगल सिक्योरिटी का नहीं देखना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पर आपको सिक्योरिटी ही सिंगल दे रखी है कि भैया उस पर्सन ने एक ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर्सन ने एक ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है, तो भैया वो सिंगल सिक्योरिटी जिसमें उसने इन्वेस्ट करा है वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज ओनली सिंगल सिक्योरिटी, दैट सिंगल सिक्योरिटी विल बी ट्रीटेड एज योर पोर्टफोलियो। बात समझ में आती है? अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको दिखाता हूं अभी अभी। देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, उसने 2 करोड़ रुपए एबीसी के शेयर में लगाए और 2 करोड़ रुपए उसने एक्सवाईजी के शेयर में लगाए। सो दैट मींस उसने 2 करोड़ एक जगह पे लगाए, 2 करोड़ एक जगह पे लगाए। तो यहां पर जो आईसीआई ने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकाला ये पोर्टफोलियो का निकाला है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये पोर्टफोलियो का निकाला है, अल्टरनेटिवली दे रखा है साथ में आईसीआई ने। सो दैट मींस आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो यूज करना है। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का मत लगा के आ जाना, आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो मैंने आपको ये भी एज अ ट्रिकी पॉइंट प्यार से आपको यहां पर प्रेजेंट करके दे दिया, ताकि हर छोटी से छोटी मिस्टेक जो आप क्वेश्चन में कर सकते हो वो ये कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ के आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? सो बेसिकली दीज कॉन्सेप्ट नोट्स आर गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां पर कोई भी ऐसी आइटम मिस नहीं करी है हमने जो आपके क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे सर ये तो हमने कॉन्सेप्ट नोट्स में कभी पढ़ा ही नहीं। सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, कई बार आपको स्पेसिफाई करेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया क्वेश्चन ने आपको या फिर वेरिएंस, इन दोनों में से एक चीज दे देगा, ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, यानी कि एक एक सिक्योरिटी का आपको उसने स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, वेरिएंस दे दिया, और फर्दर उसने आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया। अब सर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिल गया, कोरिलेशन बिटवीन बोथ द सिक्योरिटीज मिल गया। अब इसके बेसिस पे आप पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, कैसे निकलता है? वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी। सर ये तो हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा हुआ है, वही चीज है, बस यहाँ पर भी मैंने आपको मेंशन करके दे दिया। फिर जब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाए उसका अंडर रूट कर देना, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन 2 में यूज हो रहा है। ये यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिखाया ना कि 2 लाख रुपए उसने एक्सवाईजी में लगाए, 2 लाख रुपए एबीसी में लगाए, सेम चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। यहाँ पर देखो उसने आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया, अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, देखो उसने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया। ठीक है, डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ द शेयर्स इज 1%, यानी कि दोनों का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दे दिया। अब आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको बता दिया, उस कदर आप निकाल सकते हो। बात समझ में आती है? अब भैया एक मैंने आपको प्यार से यहां पर बता दिया, जेड स्कोर। कई बार आपको क्वेश्चन में, वैसे तो क्वेश्चन में आपको जेड स्कोर दिया होगा, वैसे तो क्वेश्चन में आपको जेड स्कोर दिया रहेगा कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जेड स्कोर की वैल्यू क्या होगी, वो 2.33 होगी या फिर 90%, जो भी दे रहा है क्वेश्चन वो जनरली गिवन होगा। लेकिन कई बार आईसीआई नहीं देता, कई बार आपको आईसीआई लिख कर दे देगा 99% कॉन्फिडेंस लेवल, ये मैक्सिमम यही 99% कॉन्फिडेंस लेवल आईसीआई यूज करता है, और वो आपको वैल्यू ना दे तो क्या करोगे? तो 2.33 आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू तो आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए कि जेड स्कोर की वैल्यू एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल इज 2.33, निखिल सर ने बताया था। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब भैया इसके ऊपर अब आपको एक प्यारा सा एग्जांपल करवा देता हूं, फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप समझ जाओगे सारी चीजें। कि सपोज करो आपने 2 करोड़ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 2 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं किसके शेयर्स में? एक्स लिमिटेड के, और उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन 2% पर डे चल रहा है। क्या चल रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन 2% पर डे, और आपको ट्रेडिंग डेज इन ईयर दे रखे हैं 252। ठीक है, मैक्सिमम लॉस आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है, जो मैंने आपको ऊपर बताया भी था। ये कुछ नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये जो अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखा है ना आईसीआई का, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये बस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर आपके लिए एज एन एग्जाम्पल आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज, देखो डिटरमाइन मैक्सिमम लॉस पूछ रहा है, तो ऊपर हमने पढ़ा था डिटरमाइन मैक्सिमम लॉस ओवर ए पीरियड ऑफ XX ट्रेडिंग डेज। तो वही चीज आपको वैल्यू एट रिस्क निकालना है, और वो 3 स्टेप्स आप फॉलो करोगे। कैसे करोगे? कि भैया मैक्सिमम लॉस, सबसे पहले तो आप निकाल रहे हो कि इक्विवेलेंट जेड स्कोर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव एरिया 2.33, 99% लेवल कॉन्फिडेंस लेवल पे कितना होता है हमने याद कर रखा है, इस क्वेश्चन में मैंने दे नहीं रखा तो मैं पता है 2.33 होता है। अब वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालोगे, क्या निकल के आएगा? 2% इंटू 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इंटू 2% निकाल, इंटू 2% आपने कर दिया, क्योंकि 2% का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये आपका 4 लाख रुपए निकल के आ गया। ये स्टेप 1 हुआ आपका। देखो ऊपर स्टेप 1 में आपको अगर दिखा दूं, वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये आपको निकालनी है सबसे पहले, दिस इज योर स्टेप 1। अब इसके बाद मैक्सिमम लॉस फॉर 1 डे एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि आप जेड स्कोर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 4 लाख इंटू 2.33 का आपका जेड स्कोर है, ये 1 ट्रेडिंग डे का मैक्सिमम लॉस निकल के आ गया, स्टेप 2। अब स्टेप 3 बोलता है एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस फॉर 10 ट्रेडिंग डेज, कितना निकल के आएगा? कि भैया जो आपने ऊपर निकाला 9.32 लाख, इसको आपने अंडर रूट ऑफ टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 10 दिन का, और 29.47 लाख निकल के आ गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज द मैक्सिमम लॉस जो आपको हो सकता है।
बात समझ में आ रही है? इजी पीजी। अब मैं आपको फटाफट से जेड्स को ये वैल्यू एट रिस्क के फॉर्मूले को रिवाइज करवा देता हूं। क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट जितनी हमने करी इनटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन। डेली स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि रोज आपको मतलब कितने का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। सो इससे आपका मैक्सिमम नुकसान निकल के आ जाएगा। लेकिन ये अभी जो नुकसान है वो एम्पलीफाइड नहीं है। ये मतलब डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं है। डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं है अभी। इसको डिजायर्ड कॉन्फिडेंस पे लाने के लिए आपको जेड स्कोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड टाइम होराइजन से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ डेज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतने का आपका उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कि आपका वैल्यू एट रिस्क कितना हो सकता है। बात समझ में आती है? अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आपका इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है। अब भैया कई बार क्वेश्चन आपको क्या देगा? कई बार आपको क्वेश्चन लिख कर देगा कि मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट निकाल कर दे दो, या फिर बोलेगा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट निकाल कर दे दो। तो उस केस में भैया दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिवर्स कैलकुलेशन। अब यहां पर जैसे मैंने आपको हर यहां पर ये बताया कि यहां पर आपको वार निकालना है, यहां पर आपको वार निकालना है, तो उस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था कि दैट मींस इस फॉर्मूले के अंदर यहां पर ये जो फॉर्मूला में दिया हुआ है इसके अंदर ये जो वैल्यू एट रिस्क दिया हुआ है ना, हमें ये निकालना है। लेकिन ये जो ट्रिकी पॉइंट हम अभी कर रहे हैं वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट या फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पूछी जा रही है। दैट मींस वो आपसे वार नहीं पूछ रहा। नो, ही इज नॉट आस्किंग वार। वो पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आपके पास वैल्यू एट रिस्क का डेटा आपको गिवन होगा कि भैया वार कितना है, ये आपको गिवन रहेगा। ये आपके पास होगा डेली स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको जेड स्कोर गिवन होगा, ठीक है। टाइम होराइजन भी आपके पास होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या करोगे? रिवर्स कैलकुलेशन। यहां पर इसको भी आप नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओगे, डिवाइड कर दोगे। इसको भी आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे, डिवाइड कर दोगे। जेड इसको भी टाइम होराइजन को भी नीचे ले आओगे, वैल्यू एट रिस्क के साथ डिवाइड कर दोगे। तो सर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। है ना आसान? हाँ सर ये तो एक लाइन में हो जाएगा आंसर। हाँ, करने को एक लाइन में भी हो सकता है, लेकिन आईसीआई की स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है, हमें तो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन ही फॉलो करनी है। वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम अभी इसको देखेंगे। तो यहां पर देखो मैंने आपको क्या लिख कर दिया। अगर क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पूछ ले, ठीक है, इट इज अ केस ऑफ रिवर्स कैलकुलेशन एंड वी हैव टू कंप्यूट इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जो ऊपर फॉर्मूला दिखाया उसमें आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द वार फॉर्मूला गिवन अबव। फॉर्मेट टू बी यूज्ड फॉर एग्जाम इज एज फॉलोज। ये वाला फॉर्मेट आपको यूज करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है? तो हाँ जी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कैसे दिखता है आपको? देखो सबसे पहले आपको ना यहाँ पर एग्जाम में मतलब जो फॉर्मेट आप यूज करोगे इस रिवर्स कैलकुलेशन को करने के लिए, वो क्या करोगे? सबसे पहले आप अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर निकालोगे। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे? कि भैया अमाउंट ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि उसने अपने बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करा, यानी कि कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। उसके अंदर प्रोसीड्स फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, उसकी फिक्स डिपॉजिट जो है वो मैच्योर हो रही है। तो भैया जो भी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रही है तो वो पैसा भी उसके बैंक अकाउंट में आ गया, तो फिक्स डिपॉजिट का पैसा एंड जो पैसा उसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल था, ये तीनों को आप सम कर दोगे तो अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर निकल के आ जाएगा। अब इसके अंदर ना कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि यार बैंक ने एक रिक्वायरमेंट लगा रखी है कि आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस तो रखना पड़ेगा। तो मिनिमम बैलेंस कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, वो आपको हटा देनी है। दैट मीन्स वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उसको हटा दोगे। तो भैया जो भी अमाउंट आपकी बैंक में अवेलेबल है उसमें से आपने मिनिमम बैलेंस को हटा दिया। दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट विच यू कैन यूज। ये निकल के आई। तो भैया अमाउंट विच कैन बी यूज्ड फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट वो आपने निकाल ली। अब होता क्या है? क्वेश्चंस में ना आईसीआई आपको देगा कि भैया जो अमाउंट आप यूज कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से, दैट इज द अमाउंट विच कैन बी फॉर पोटेंशियल मैक्सिमम लॉस। मतलब मैक्सिमम लॉस इतना झेल सकते हो आप। समझ में आ रही है बात? कि भैया बैंक अकाउंट में से जितना बैलेंस आप यूज करने के लिए निकाल सकते हो उतना ही आपका पोटेंशियल मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं झेलना, ठीक है। सो मैक्सिमम लॉस फॉर x6 डेज एट x6% लेवल जो हमने निकाला वो एज इट इज आज आप नीचे लिख दोगे। दैट मींस दिस इज द वैल्यू एट रिस्क। जो हम ये फॉर्मूला देख रहे थे ना, इस फॉर्मूले में ये जो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यहां पर भी प्रेजेंट कर दिया है फॉर ईज। सो बेसिकली ये जो हम ऊपर फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे थे ना मल्टीप्लाई करके, वो यहां पर निकाल लिया हमने। मैक्सिमम ये मैक्सिमम लॉस फॉर x6 ट्रेडिंग डेज। समझ में आ रही है बात? ये हमें मिल गया। तो ये कैसे निकाला कि भैया अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट, ये मैंने आपको निकालना समझा दिया। इसके अंदर से कितना मिनिमम बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा वो आप हटा दोगे। सो दैट मींस जो अमाउंट बच जाएगा वो क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द मैक्सिमम लॉस जो हम झेल सकते हैं। सो वो मैक्सिमम लॉस जो हमने जितना हम झेल सकते हैं वो हमने निकाल लिया। दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क। तो हमने एज इट इज इसको यहां पर लिख दिया कि मैक्सिमम लॉस फॉर x6 डेज एट x6% कॉन्फिडेंस लेवल सेम एज कैलकुलेटेड अबव, जो हमने ऊपर निकाला, और इसको हमने नाम दे दिया A। क्या दे दिया? A।
अब भैया अब हमें करना क्या है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि यार अब आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको उठाना है, डिवाइड कर देना है, फिर इसको उठाना है, डिवाइड कर देना है, फिर ये टाइम होराइजन को उठाना है, डिवाइड कर देना है। तो एक एक करके डिवाइड करते जाएंगे सारी चीजों को। तो भैया यहां पर जब हमने ये निकाल लिया कि मैक्सिमम लॉस अब कितना, यानी कि वैल्यू एट रिस्क कितना है, वो आपने निकाल लिया। अब इसके अंदर मैक्सिमम लॉस फॉर वन डे एट x% कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए, एक दिन यानी कि मैक्सिमम लॉस फॉर वन डे एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना होगा। तो भैया जो आपने ए निकाला, इसको आप अंडर रूट ऑफ टाइम से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही है, अंडर रूट ऑफ टाइम से डिवाइड कर दो। तो मैंने सबसे पहले टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपका एक दिन का मैक्सिमम लॉस निकल के आ गया। ठीक है, अब एक दिन का मैक्सिमम लॉस निकल के आ गया। अब मैंने यहां पर जेड स्कोर लिख दिया, मेरा जेड स्कोर कितना आ रहा है, लेट्स से 2.33, तो मैंने यहां पर 2.33 लिख दिया। अब इसके बाद ये जो अमाउंट निकल के आई, मैंने इसको बी बोला था, अब ये बी को मैंने डिवाइड कर दिया जेड स्कोर से, बी को मैंने डिवाइड कर दिया जेड स्कोर से, तो मेरा सी निकल के आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने वार को टाइम से मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने सॉरी टाइम से डिवाइड करा, वार को टाइम से डिवाइड करा, फिर मैंने इसको जेड स्कोर से डिवाइड कर दिया, यहां पर जेड स्कोर से डिवाइड कर दिया। अब भैया स्टैंडर्ड डिविएशन बचता है, अब मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगी। वो निकालने के लिए आप सी को डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड डिविएशन से, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन है और हर चीज को बस डिवाइड करना है, क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन है, दैट्स इट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखा देता हूं कि क्या दे रखा है आईसीआई ने, कैसे दे रखा है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, एक और क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ना, आईसीआई ने आपको दे रखा है कि आपका अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट कितना है, 7 लाख रुपीज है। तो 7 लाख रुपए उसने यहां पर लिख दिए, और 1,000 रुपए का आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट था कि इतना पैसा आपको रखना है। तो 6,99,000 इज द अमाउंट जो आप बैंक अकाउंट से यूज कर सकते हो, एंड वही आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो जाता है। मैक्सिमम लॉस फॉर 4 डेज एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि 6,99,000। अब ये 6,99,000 को आपने डिवाइड कर दिया विद नंबर ऑफ डेज का अंडर रूट से, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम लॉस फॉर वन डे एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। बात समझ में आती है। फिर आपने जेड स्कोर लिख दिया 2.33, अब आपने 349,500 जो निकाला था, इसको आपने 2.33 से डिवाइड करा, तो ये आपका वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यानी कि वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ करेंसी निकल के आ गई। एंड यहां पर आता है मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये 1.5 लाख को आपने स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिया, और ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। अब मेरे दोस्त, अब आपको यहां पर एक अटपटी सी चीज दिख रही होगी कि सर हमारे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है 6,99,000, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट वो बोल रहा है कितनी, 3 2 5 2 7, 1 करोड़ की मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। सर 1 करोड़ तो हमारे पास है ही नहीं, 6,99,000, ये तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कैसे करेंगे। मेरे दोस्त, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सपोजर, आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सपोजर आपका, आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। इसके अलावा जब आप इंट्राडे करते हो ना, जब सिक्योरिटीज मार्केट में इंट्राडे करते हो, अगर आपको 1 करोड़ तक का लेट्स से आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एक्सपोजर लेना है, तो बैंक मतलब तो ट्रेडर सॉरी जो आपका वो होता है ना, जीरोधा या अपस्टॉक्स, जो भी आपका ब्रोकर होता है, वो आपसे 1 करोड़ अपफ्रंट नहीं मांगता, वो आपसे मार्जिन मनी मांगता है कि कुछ अमाउंट जमा करवा दो। कितनी मार्जिन, लेट्स से उसने 7 लाख रुपीज की ही मार्जिन मांग ली, 6,99,000 की मार्जिन मांग ली, अज्यूम कर लो। तो अब 6,99,000 का मार्जिन देकर, या 7 लाख, या जितनी भी उसकी मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट है, उतनी मार्जिन मनी अमाउंट देकर आप कितने तक का एक्सपोजर ले सकते हो, 1 करोड़ तक का। लेकिन आपने 1 करोड़ तक का एक्सपोजर ले लिया, फिर जितना भी रिस्क होगा, कि मतलब जितना भी नुकसान होगा भैया, इसके ऊपर आपका नुकसान फिर 6,99,000 से भी एक्सीड कर सकता है ना, तो आपको वो नुकसान पे करना पड़ जाएगा उस केस में। तभी तो हम यहां पर जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क कितना है। भैया अगर हमें पता होता कि यार जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क है, तो बाहर निकालने की जरूरत क्या थी, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द अमाउंट मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो। अब भैया नेक्स्ट आपको मैं लेकर चलता हूं एक पॉइंट और, कि भैया अगर क्वेश्चन फर्दर आपसे पूछता है रिकमेंड सिंगल स्टॉक, एक स्टॉक हमें रिकमेंड कर दो वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड, जहां पर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उस केस में कैसे करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं, फिर इसका आपको मैं ये दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं आपको। तो भैया यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो सेम चीज है, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, ऊपर जैसा क्वेश्चन है, बट यहां पर ना क्या है, यहां पर ना आपको पहली चीज ये अमाउंट ट्रांसफर दे रखा है, जो मैंने आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर्मेट में। इसके अलावा मेच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट देखो, ठीक है, अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट देखो, तीनों को आपने जब ऐड कर दिया, तो इसमें से मिनिमम बैलेंस टू बी केप्ट आप हटा दोगे। फिर उसके बाद अमाउंट अवेलेबल अमाउंट विच कैन बी यूज फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 4 डेज आपका निकल के आ जाएगा। अब यहां पर छोटा सा टाइपो हो गया है, ठीक है, ये 1000 है यहां पर, ठीक है, जो आपको बुक मिलेगी उसमें फिक्स्ड होगा, डोंट वरी, ये 1000 है। तो बेसिकली यहां पर मैं दोबारा से बता देता हूं, अमाउंट ट्रांसफर्ड आपका कितना है, जो मैंने आपको बताया, पहले अमाउंट ट्रांसफर्ड आप लिखोगे, फिर अमाउंट जो आपके फिक्स डिपॉजिट से आ रही है वो,
फिर अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल है वो, इसमें से आपने हटा दिया मिनिमम बैलेंस टू बी केप्ट 1000 रुपए। जब आप जैसे ही इसको हटाओगे तो अमाउंट अवेलेबल फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट आपका निकल के आ जाएगा कि आप बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी वही स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे। मैक्सिमम लॉस फॉर 4 ट्रेडिंग डेज एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल निकाल लिया। फिर आपने बेसिकली टाइम रूट अंडर रूट ऑफ टाइम से डिवाइड कर दिया। फिर आपने जेड स्कोर निकाला, जेड स्कोर से डिवाइड कर दिया। फिर आपने स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा और स्टैंडर्ड डिवीजन से भी डिवाइड कर दिया। तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया एज पर द आईसीआई फॉर्मेट। लेकिन अब यहां पर ना क्वेश्चन आपसे एक चीज और पूछ रहा है। क्वेश्चन यहां पर एक चीज और पूछ रहा है कि यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड अ सिंगल स्टॉक वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कहां कर सकते हो, आपको वो वाला स्टॉक रिकमेंड करना है। अब भैया यहां पर देखो, आपने ना एक चीज कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि भैया यहां पर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक्स के अंदर कितनी कर सकते हो, आपने वो निकाल लिया 219 करोड़। एंड वाई में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 114 करोड़। आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप एक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका वैल्यू एट रिस्क कितना आता है, तो आपका वैल्यू एट रिस्क है कि भैया अमाउंट विच कैन बी यूज फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका मैक्सिमम लॉस उस केस में कितना होगा, 219 करोड़ लगा के भी आपका वैल्यू एट रिस्क सेम है, उतना ही है। और वाई में अगर आप 114 करोड़ निकालते हो तो भी आपका वैल्यू एट रिस्क सेम ही है। सो दैट मींस दोनों केसेस में अगर आप एक्स में 219 करोड़ लगाते हो तो भी वैल्यू एट रिस्क उतना ही होगा, वाई में अगर आप 114 करोड़ लगाते हो तो भी आपका वैल्यू एट रिस्क उतना ही होगा। सो दैट मींस दोनों केसेस में चाहे आप 114 करोड़ वाई में लगाओ, चाहे आप 219 करोड़ एक्स में लगाओ, आपका वैल्यू एट रिस्क तो सेम ही रहने वाला है। सो दैट मींस रिस्क को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क आपका दोनों केसेस में सेम है। अब आपको रिटर्न के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि भैया अगर मैं 219 करोड़ लगा देता हूं एक्स में, 219 करोड़ लगा देता हूं एक्स में, ठीक है, तो उससे रिटर्न कितना मिल रहा है, एक्स का आपका रिटर्न कितना है, एक्स का आपने जो ऊपर रिटर्न निकाला 8%, तो आपको 219 करोड़ के ऊपर 8% का रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप वाई में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दैट मींस 114 करोड़ लगाओगे, 114 करोड़ के ऊपर आपका 8% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वाई का भी 8% ही है, हमने ऊपर निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, वाई का भी 8% ही है, एक्स का भी 8% है, देखो ठीक है। सो दोनों में रिटर्न तो चलो सेम है। अगर क्वेश्चन अगर अलग अलग रिटर्न दे दे तो, अगर अलग अलग दे देगा तो भैया रेट अलग अलग लगा देंगे, यहाँ पर अलग रेट, यहाँ पर अलग रेट, ठीक है। अब भैया दोनों का रिटर्न को आप कंप्यूट करो तो 219 करोड़ का 8% कितना होता है, ये निकल के आता है 17.52 करोड़। और अगर आप वाई में लगाते हो तो 114 करोड़ का 8% कितना आता है, 9.12 करोड़। तो मेरे दोस्त दोनों में अगर आप एक्स में 219 करोड़ लगाते हो तो भी वैल्यू एट रिस्क उतना ही है, वाई में अगर आप 114 करोड़ लगाते हो, 114 करोड़ लगाते हो तो भी आपका वैल्यू एट रिस्क उतना ही है। तो भैया रिस्क तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अब रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखो, रिटर्न कहां ज्यादा मिल रहा है, भैया एक्स में मिल रहा है ना, तो एक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसीलिए यहां पर हमने रिकमेंडेशन दी कि पोजीशन शुड बी टेकन इन एक्स। बात समझ में आती है, हमें एक्स के अंदर पोजीशन लेनी चाहिए कि रिस्क तो सेम ही है लेकिन आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सो दैट मींस मैंने अब आपके यहां पर कॉन्सेप्ट को बना दिया प्यार से कि क्या दिया, फर्दर इफ क्वेश्चन आस्क कि रिकमेंड अ सिंगल स्टॉक वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड, देन आप उस केस में क्या करोगे कि भैया मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट जो आपने निकाली एक्स की है ना, उसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपको कैलकुलेट करना है फॉर ईच सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी गिविंग मोर रिटर्न शैल बी सिलेक्टेड। बात समझ में आती है, समझ में आती है बात, इजी पीजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट की तरफ। अब ये नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट क्या बोल रहा है, कई बार क्वेश्चन ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल छुपा देगा आपसे, वो बोलेगा हम आपको डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल बताते ही नहीं, जाओ भाग जाओ, हम आपको डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बताएंगे। सर अब क्या करें, अब सर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है हमारे पास, तो एक दिक्कत है। सर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें जेड स्कोर नहीं पता कि हम जेड स्कोर क्या यूज करेंगे, व्हाट शुड बी आवर जेड स्कोर। तो इस केस में ना आपको खुद से कंप्यूट करना पड़ता है जेड स्कोर, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल गिवन नहीं है तो आपको खुद से कंप्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जेड स्कोर निकालना कैसे है सर, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ है, ये थोड़ा अंडर रूट साइड में चला गया है, सॉरी अंडर रूट बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अगर आपकी बुक में भी ऐसा है तो आप यहाँ पर कर लो, अदरवाइज आपको फिक्स होकर ही मिला होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो भैया अब सबसे पहले इसके स्टेप्स पढ़ने की बजाय यहाँ पर एक आईसीआई के एक ही क्वेश्चन आईसीआई का, उसमें आईसीआई ने गलती भी कर रखी है, वो भी आपको मैंने बतानी है, आपको लॉजिक भी बताना है और इसके अलावा आपको एग्जाम में प्रेजेंट तो आईसीआई वाला करके आना पड़ेगा, वो भी बताना है। तो सबसे पहले ना हम एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बेल कर्व को समझने की जरूरत है कि सर ये बेल कर्व होता क्या है। फिर ये बेल कर्व समझने के बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ये वाले स्टेप्स हम देखेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब मेरे दोस्त सबसे पहले आपको बेल कर्व समझने की जरूरत है, बेल कर्व होता क्या है। तो बेसिकली ना ये जो बेल कर्व है ना,
ये आपका स्टैंडर्ड, इसके अंदर ना डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इतना समझ लो, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूरी, हर चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। और आप अपने एरिया को, ये जो आपका एरिया होता है ना, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसको आप प्रोबेबिलिटी बोलते हो। अब ये जो एरिया है, यानी कि बेल कर्व का राइट साइड, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है, ग्रीन शेडेड, ये एरिया कितना है, 0.50, यानी कि 50%। ये आपकी 50% प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। सो सिमिलरली आपका जो रेस्ट ऑफ द, बाकी जो बचा हुआ एरिया है ना, दूसरी साइड में जो बचा हुआ एरिया है, ये भी 50% होता है, ठीक है। दोनों, मतलब दोनों साइड में बराबर चलती हैं चीजें, जितना एरिया यहां पर है उतना ही यहां पर होगा, और दोनों का टोटल क्या होता है, 1। ये 0.5 है। अब यहां पर देखो, इसको और इसको मैंने दोनों को सम करके आपको बता रखा है, टोटल एरिया 0.50। बात समझ में आती है। अब ये जो ब्लू शेडेड एरिया है इतना, ये जो ब्लू शेडेड एरिया है इतना, इसको क्या बोलते हैं सर, यहां पर जो बीच में आता है ना, बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट होता है, यहां पर मीन रिटर्न होता है। क्या होता है, मीन रिटर्न, एवरेज, यहां पर एवरेज होता है। तो एवरेज से लेकर यहां तक ये आपका क्या है, दिस इज योर, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज योर जेड स्कोर। ये आपका जेड स्कोर है यहां पर। बात समझ में आ रही है। ये जो नीचे दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे जेड स्कोर प्लॉट करे हुए हैं। सर कैसे, मैंने आपको बताया था ना, जेड स्कोर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं। क्या बताया था, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो ये 0 है, यहां पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां पर 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस पॉजिटिव साइड में, यहां पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव साइड में, 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस नेगेटिव साइड में। तो ये नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस दर्शा रहा है नहीं पर नीचे, सो दैट इज योर जेड स्कोर। सो बेसिकली लेट्स से अगर आपके किसी, आपके क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक जेड स्कोर निकल के आया और हमने उसको प्लॉट करा, तो यहां पर आ गया। लेट्स से 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो 1.50 मान लो इसको। लेट्स से ये 1.50 आपका जेड स्कोर आया। तो भैया ये आपका मीन रिटर्न से लेकर यहां तक का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बिटवीन मीन एंड जेड स्कोर। इसको क्या बोला जाता है, एरिया बिटवीन मीन एंड जेड स्कोर। और ये जो बचा हुआ एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल एरिया। क्या बोलते हैं, लेफ्ट टेल एरिया। सिमिलरली अगर ये राइट साइड में होता, ये वाला पोर्शन राइट साइड में होता यहां पर, तो यहां पर जो टेल बनती है उसको राइट टेल बोल देते। बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं। और साथ में जो आपका टेल एरिया होता है ना, दोनों साइड में टेल एरिया भी बराबर होता है। सो बेसिकली ये क्या है, ये ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे की, मिरर इमेज मिरर इमेज समझ सकते हो एक दूसरे की। समझ में आ रही है बात। बस यहां पर पॉजिटिव में, यहां पर डेटा नेगेटिव में, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या है, दिस इज योर एरिया, ये 0.5 होता है, ये भी आपका 0.5 है, दोनों का मिलाकर सम बनता है 1। यहां पर आपके जेड स्कोर प्लॉटेड होते हैं कि 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है, फिर 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन है, जो भी है, ठीक है। और यहां पर जहां पर जेड स्कोर का आपका कट होता है, इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया बिटवीन मीन एंड जेड स्कोर, ठीक है। ये आपका लेफ्ट टेल एरिया है। बस एक बार इतना समझ लो। अब इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन करवाना है मैंने, फिर उसके बाद ये स्टेप्स देखेंगे, आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, ये आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर प्रेजेंट करना जरूरी था क्योंकि यहां पर आईसीए ने मिस्टेक कर रखी है, तो मैंने इसको आपके कौन से बुक में डाल दिया, ठीक है। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड वो प्रोजेक्ट एक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रही है। एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट एक्स विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज अ मीन रिटर्न ऑफ 2 करोड़, यानी कि मीन दे दिया आपको 2 करोड़ का। बात समझ में आती है, मीन रिटर्न ऑफ 2 करोड़ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया आपको 1.6 करोड़। इन केस एबीसी लिमिटेड लॉसेस ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन 1 करोड़, अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो जाए, मोर देन 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी अराइज हो जाती है। तो क्या होता है, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी अराइज हो जाती है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, आप हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था, एरिया जो होता है ना, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। सो बेसिकली वो आपसे चांसेस पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होगी, दैट कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। हमें ये बता दो, आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपको जेड स्कोर का कुछ वैल्यू, कुछ जेड स्कोर की वैल्यूज दे रखी हैं कि 1.5 के ऊपर आपका एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1.86 पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1.87 पे आपका एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना है, ये सब आपको दे रखा है। लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट का आपको जेड स्कोर नहीं बताया, क्योंकि जेड स्कोर के बेसिस पे तो आप डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करते हो। आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बताया, जेड स्कोर भी नहीं आपके पास, तो जेड स्कोर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है, जेड स्कोर कंप्यूट करना है। अब सर जेड स्कोर कंप्यूट कैसे होगा, सर ये फॉर्मूला नहीं है, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया था, जेड स्कोर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। क्या होता है जेड स्कोर, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। सो मेरे दोस्त यहां पर इन्होंने बताया था कि अगर 1 करोड़ का नुकसान होता है तो क्या होगा, 1 करोड़ का अगर 1 करोड़ तक का अगर नुकसान होता है तो हम फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाएंगे। एंड यहां पर आपका रिटर्न जो है वो 2 करोड़ का है। समझने की कोशिश करो कि प्रोजेक्ट से आपका एवरेज रिटर्न आता है 2 करोड़ का।
2 करोड़ का रिटर्न आता है एवरेज, ठीक है, और आपको अगर 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाओगे। अब भैया ये 2 करोड़ के रिटर्न को अगर मेरे को 1 करोड़ के नुकसान तक पहुंचाना है, 1 करोड़ के लॉसेस तक पहुंचाना है, तो कितने का फटका खाना पड़ेगा? 2 करोड़ से 1 करोड़ के लॉस तक पहुंचना है तो कितने का फटका खाना पड़ेगा? 3 करोड़ का फटका खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसमें से 2 करोड़ में से अगर आप 3 करोड़ को माइनस करते हो, यानी कि 2 करोड़ का आपका प्रॉफिट है, 3 करोड़ का अगर चांटा पड़ जाए, फटका पड़ जाए, तो बेसिकली आपको -1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ का नुकसान आ जाएगा। बात समझ में आती है? सो दैट मीन्स आपको 2 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए, 2 करोड़ से लेकर आपको 1 करोड़ के लॉसेस तक पहुंचने के लिए 3 करोड़ का चांटा खाना जरूरी है। बात समझ में आती है? तो हमने यहां पर क्या करा, देखो, माइनस का 1 करोड़ 1 करोड़ के लॉस पे आना है, और -2 करोड़, तो बेसिकली आपका 3 करोड़ निकल के आ गया। -1 करोड़, -2 करोड़, माइनस का 3 करोड़ होता है, निकल के आ गया माइनस का 3 करोड़। यहां पर हमने क्या करा, सो फॉर्मूला ऊपर क्या बन जाता है, x माइनस म्यू। x क्या है? x आपका डेटा सेट है, x आपका डेटा सेट है, यानी कि जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 1 करोड़ का अगर नुकसान हो, एंड म्यू क्या है? म्यू इज योर मीन रिटर्न। सो बेसिकली आपको गिवन डेटा, जो गिवन डेटा है, जो डेटा सेट गिवन है, उसमें से आपको अपना मीन रिटर्न को माइनस कर देना है। अब आपको गिवन डेटा क्या था? यहां पर गिवन डेटा आपको 1 करोड़ का नुकसान गिवन था, इसीलिए हमने 1 करोड़ के आगे माइनस लगाया है। ये बात समझ में आ रही है? माइनस ऐसे नहीं है, फॉर्मूला नहीं है माइनस, माइनस में फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, फॉर्मूले में माइनस नहीं है, आपने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपको 1 करोड़ का नुकसान गिवन है, ठीक है। सो दैट मींस आपको 3 करोड़ का फटका खाना पड़ेगा, 3 करोड़ का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये 3 करोड़ का है, फटका क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ वेरियांस, कि इतना वेरियांस आपको झेलना पड़ेगा, तो जाकर आप 3 करोड़ के 1 करोड़ के नुकसान पे पहुंचोगे 2 करोड़ से। अब भैया मैंने इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड डिविएशन 1.6 करोड़ का है। सो भैया 3 करोड़ का अगर नुकसान होता है तो जाकर फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी, तब जाकर मैं -1 करोड़ के लॉस पे पहुंचूंगा। अब भैया मेरे को नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने हैं, क्यों? क्योंकि जेड स्कोर क्या होता है? नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो यहां पर मेरा एक स्टैंडर्ड डिविएशन 1.6 करोड़ का है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा 1.6 करोड़ का है, तो मेरे को कितने स्टैंडर्ड डिविएशन झेलने पड़ेंगे यहां पर? तो मेरे को यहां पर कितने स्टैंडर्ड डिविएशन झेलने पड़ेंगे वही निकाल के बता रहा है। सो 3 डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू आता है 1.875। बात समझ में आती है? सर ये आपने माइनस को क्यों हटा दिया? यहां से माइनस को इसलिए हटाया गया, क्यों? क्योंकि आपका बेल कर्व जो होता है ना, वो दोनों साइड में सेम होता है। मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्टेड इमेज होती है, इसीलिए चाहे आप डेटा को यहां से देखो चाहे आप यहां से देखो, चीज एक ही है, दिक्कत नहीं। सर इसीलिए आपने माइनस को हटा दिया यहां पर। अब ये आपका जेड निकल के आ गया, अब जेड स्कोर निकल के आ गया। अब आपको कोरस्पॉन्डिंग 1.875 का एरिया चाहिए। अगर आपने एरिया जान लिया, एरिया इज योर प्रोबेबिलिटी, जैसे ही आपको एरिया मिल जाएगा, जैसे ही आपको एरिया मिल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आती है? अब आपको एरिया ही तो निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1.875 का तो दे ही नहीं रखा हमें, 1.875 का दे नहीं रखा ना। अब हम इंटरपोलेशन की मदद से एरिया निकाल लेंगे। तो मेरे दोस्त इंटरपोलेशन होगा कैसे? या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना जो आपको आता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सजेस्ट नहीं करूंगा। इंटरपोलेशन करना भी एक टेक्निक है, क्योंकि भैया मेरा पढ़ाने का तो तरीका यही है कि कोई भी चीज फॉर्मूला नहीं होती, लॉजिक होता है। तो यहां पर देखो यार, जब आपका जेड स्कोर 1.87 पे था, अब आपको देखो 1.875 का निकालना है ना, तो 1.875 इन दोनों के बीच में लाई करता है। किस? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज को उठा लिया और यहां पर लिख दिया, ठीक है, कि भैया जब 1.87 है तो 1.787 पे आपका एरिया इतना आता है, और 1.88 पे आपका एरिया इतना निकल के आता है। अब भैया बात समझने की कोशिश करो, 1.87 पे 0.4693 आ रहा है एरिया, तो मैंने यहां पर 0.4693 एज इट इज लिख दिया। अब भैया आप ध्यान दो कि 1.87 से जब मैं 1.88 पे गया 1.87 से जब मैं 1.88 पे गया, यानी कि कितने का इंक्रीज आया? 0.01 का इंक्रीज आया। तब मेरा एरिया कितने से बढ़ गया? तब मेरा एरिया कितने से इंक्रीज हुआ? तब मेरा एरिया हुआ 0.0006 से इंक्रीज कर गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने क्या करा, 0.0006 से मेरा एरिया इंक्रीज करा। कब इंक्रीज करा 0.0006 से? जब मैंने अपना जेड स्कोर को 1.87 से 1.88 पे लेकर गया। अब मेरे को अपने एरिया, अब एरिया का प्रो रेटा कर देंगे हम कि भैया लेकिन मेरे को तो जेड स्कोर को 1.87 से 1.88 पर नहीं, 1.875 पर ही तो लेके जाना था सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1.87 से 1.88 पे जब हमने जेड स्कोर को बढ़ाया, तब हमारा एरिया इंक्रीज कर गया 0.0006 से। लेकिन जब मैं 1.87 से अपने जेड स्कोर को 1.875 पे लेके जाऊंगा, तो ये मेरा प्रो रेटा बेसिस पे एरिया कितने से बढ़ेगा, हमने बेसिकली वो निकाल लिया यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.4696 निकल के आएगा।
तो आपका यहां पर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एरिया निकल के आ गया 0.4696। अब यहां पर आती है आईसीआई की मिस्टेक। यहां तक तो आईसीआई करता है सही, यहां तक तो आईसीआई कर देता है एकदम सही, यहां पर आईसीआई सही करता है। अब आईसीआई गलती क्या करता है, मैं आईसीआई का ट्रीटमेंट आपको दिखाता हूं पहले। आईसीआई क्या करेगा, 0.4696 निकाला। अब ये 0.4696 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके आईसीआई बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी कितनी है, 46.96%। एज सिंपल एज दैट। आईसीआई क्या करेगा, सीधा जो आपने जेड स्कोर का एरिया निकाला उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बोलेगा कि इतनी प्रोबेबिलिटी है दैट कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। बट माय फ्रेंड दिस इज रॉन्ग। आपको एग्जाम में तो यही फॉलो करके आना पड़ेगा। ये हम मिसफॉर्चून मतलब है, ये दिक्कत है, मेरे को पता है। एग्जाम में नंबर चाहिए तो गलत दिखाकर आना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई ने अभी तक इसके ट्रीटमेंट को सही करा नहीं है, अभी तक नहीं करा। ठीक है, तो आपको यही करके आना है एग्जाम में। लेकिन सर करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, अब आप हमें ये भी बता दो। तो आपने जब 0.4696 निकाल लिया, अब मेरे साथ ना इस बेल कर्व पे आओ, कि बेल कर्व को हम समझेंगे ताकि इस आंसर को डिटेल में समझ पाए। अब आपका मीन रिटर्न कितना है, 2 करोड़। क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 करोड़ का मीन रिटर्न है। अब भैया मीन रिटर्न से जब मैं 1.875 स्टैंडर्ड डिविएशन इधर आ जाता हूं, ये मेरा देखो 1.875 स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने दे रखा है। एक स्टैंडर्ड डिविएशन कितने का है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन आपका है 1.6 करोड़ का। और मैं 1.875 स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहा हूं जो हमने ऊपर निकाला, अभी जेड स्कोर निकाला था हमारा। ठीक है, सो 1.6 इंटू 1.875 ये निकल के आता है 3 करोड़। ठीक है, क्या निकल के आता है, 3 करोड़। बात समझ में आती है। अब है क्या, मैं बोल रहा हूं 2 करोड़ से जब मैं यहां तक जाता हूं, बेसिकली यहां तक 1.875 स्टैंडर्ड डिविएशन तक, तब मेरा रिटर्न हो जाएगा 3 करोड़ से कम हो जाएगा। तो 2 करोड़ से जब मैं रिटर्न को 3 करोड़ से घटा दूंगा तो माइनस का 1 करोड़ आ जाएगा। दैट मींस इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर मैं जाता हूं यहां पर, यानी कि रेड एरिया में जाता हूं, रेड एरिया में अगर मैं चला जाता हूं, तब क्या है, लेफ्ट टेल एरिया यानी कि जो रेड एरिया है, तब कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो जाएगी। क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ के लॉस से जब ज्यादा हो जाएगा हमारा लॉस, तब कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी। अब मैंने आपको बताया था दिस एरिया, इतना एरिया 0.5 होता है, तो ये भी तो 0.5 होगा, ये भी तो 0.5 होगा। बात समझ में आती है। अब ये 0.5 है, तो ये 0.5 में से ये वाला एरिया हमने निकाला था। सर ये 0.4696 था, कैसे पता चला? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में देखो, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जेड स्कोर प्रोवाइडिंग एरिया बिटवीन मीन एंड जेड स्कोर, यानी कि मीन और जेड स्कोर के बीच का एरिया है। और हमने मीन और जेड स्कोर के बीच का एरिया अभी हमने 0.4696 निकाला था इंटरपोलेट करके। तो यहां तक दैट मींस ये वाली जो रेड एरिया शेड, जो ब्लू एरिया है, जो ब्लू एरिया है, दिस इज 0.4696, ये 0.4696 है। अगर मैं अब टोटल 0.5 में से जब मैं 0.4696 घटा देता हूं, तो ये मेरा रेड एरिया निकल के आ जाएगा। और ये रेड एरिया निकल के आता है 0.0304, 0.0304, दैट मींस 3.04%। तो 3.04% है प्रोबेबिलिटी की कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होगी। तो 3.04% निकल के आती है प्रोबेबिलिटी कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी होनी नहीं है, और यहां पर भी नहीं होनी, क्योंकि यहां पर तो हमें बेनिफिट हो रहा है। 2 करोड़ से जब ऊपर जाएगा तब तो रिटर्न बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये 0.5 माइनस 0.4696, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। इसको निकालने का एक तरीका और है, ये है कि भैया सबसे पहले आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल नॉट बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं होगी, उसके चांसेस कितने हैं। तो मेरे दोस्त आप देखो, इतना एरिया हमने निकाला था। ये कितना है, 0.4696, ये हमने लिख रखा है 0.4696। दैट मींस इतने एरिया में कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होने वाली। एंड सिमिलरली ये जो आपका ग्रीन एरिया है, यहां पर भी कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ग्रीन एरिया जो है 2 करोड़ से ऊपर का रिटर्न दिखाता है। दैट मींस जब आपका रिटर्न 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तब तो फायदा है ना यार, तब फायदा है तो कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी कैसे होगी? तो 0.4696 प्लस ये 0.50, दोनों को मिलाकर आता है, इन दोनों का कंबाइंड एरिया। देखो मैंने एरोज लगा रखी हैं यहां पर भी, ये वाली एरो और ये वाली एरो, इन दोनों का कंबाइंड एरिया निकल के आता है 0.9696, 0.9696, यानी कि 96.96%। कितना? 96.96%। दैट कंपनी विल नॉट बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जब 96.96% चांसेस हैं कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं होगी, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चांसेस कितने होंगे? 1 माइनस 0.9696। जब आप 1 माइनस 0.9696 करते हो तो कितना निकल के आता है? अगेन
0.0304 निकल के आएगा। करके देख लो आप, देखो 1 माइनस 0.9696 सॉल्व करो, कितना आता है 1 माइनस 0.9696, ये आता है 0.0304। बात समझ में आती है? सो प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल नॉट बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी 0.304%। और मैंने करेक्ट ट्रीटमेंट भी आपको ऊपर दे रखा है कि भैया देखो आईसीआई का, हमने यहां तक आईसीआई ने सही निकाला था 0.4696। फिर सबसे पहले हमने निकाला प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव एरिया। क्या निकाला हमने? प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव एरिया दैट कंपनी शेल नॉट बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कितना आएगा 0.5 प्लस 0.4696। क्यों? ये देखो ये 0.4696 है प्लस दिस एरिया 0.5, यहां पर कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होने वाली, तो ये निकल के आता है 0.9696। अब प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी शेल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी कितनी होगी? 1 माइनस 0.9696, इसको हम बोलेंगे 0.0304 या फिर 3.04%। और इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 0.50 माइनस 0.4696 इज इक्वल टू 0.304 या फिर 3.04%। अब ये डायरेक्टली कैसे निकला? यहां पर मैंने आपको बताया था इतना 0.50 होता है, 0.50 में से आपने सिर्फ इतना एरिया हटा दिया, दैट मींस 0.4696, सो बचा रेड टेल एरिया आ गया, विच इज योर आंसर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीआई ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आईसीआई ने ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करा, आईसीआई ने ये वाला यूज करा है। तभी मैंने आपको यहां पर बता दिया ट्रीटमेंट एज पर आईसीआई टू बी फॉलोड इन एग्जाम्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है जो हमें गिवन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला देखो यहां पर ये सब आपको एरिया सब दे दिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और यहां पर आईसीआई ने देखो लास्ट में 46.96 निकाल दिया, विच इज रॉन्ग। बट आपको फॉलो यही करके आना पड़ेगा। अब फटाफट से जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहां पर, इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं क्या क्या स्टेप थे। एक, आपको जेड स्कोर निकालना है। जेड स्कोर निकालने के बाद आपको इंटरपोलेट करके जेड की वैल्यू निकालनी है, एरिया यानी कि एरिया निकालना है। फिर एरिया निकालने के बाद आपको बेल कर्व की मदद से एनालिसिस करना पड़ेगा अगर करेक्ट ट्रीटमेंट करके आना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करना, करेक्ट ट्रीटमेंट मत करके आना, सीधा आपने इंटरपोलेट करके जो भी निकाला उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके जय बाबा की, जय माता दी कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब भैया यहां पर जो मैंने आपको ऊपर स्टेप्स दे रखे हैं ये स्टेप्स देख लो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट जेड स्कोर एज पर फॉर्मूला गिवन अबव। फिर उसके बाद कैलकुलेट एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूजिंग corresponding to the z score. Question will specify the corresponding area of some z score values. कुछ z score values का एरिया आपको देगा। If our z score area is not given in the question, we will calculate with the help of interpolation. And area जो होता है वो probability भी होती है, मैंने आपको ये भी बता दिया। And with this we have completed this chapter in detail with the concepts. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सर z score निकलता कैसे है, होता क्या है। देखो मैंने आपको वो भी बता दिया कि भैया z score आपका इस तरह से निकलता है। और मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस है। यहां पर मैंने आपको प्रूव करा था 3 करोड़ डिवाइड बाय 1.6 करोड़ करके कि ये 1.875 निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है दैट मींस यू आर रियली डेडिकेटेड, क्योंकि आप ये एक इजी सा चैप्टर जो शायद ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता वो भी आपने एंड तक देखा है। दैट मींस यू आर रियली कमिटेड हैं। ठीक है, और आप रियली कमिटेड हो, दैट मींस आपको मैनिफेस्ट करना है जरूर कि सर मैं इस बार सीए बनूंगा। तो आपको लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है अपने नाम के आगे सीए। अगर आपका नाम कुछ भी है उसके आगे आप अपने नाम के आगे सीए लिखिए और अपना नाम लिख दीजिए, जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं कि आने वाले अटेम्प्ट में हम सीए जरूर बनेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।